नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। देखिए 10th क्लास की जो एग्ज़ाम है वो मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में ऐसे टॉपिकों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम विज्ञान विषय में केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर लगते हैं आपके। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार एवं लवण, और तीसरा चैप्टर आपका है धातु और अधातु, और चौथा चैप्टर है आपका कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें पहला चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो मेन जो टॉपिक है जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, वो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें पहला टॉपिक आता है आपका परिवर्तन। क्या आता है? परिवर्तन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन क्या होता है। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। अगर कोई पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था से बदल जाता है, दूसरी अवस्था में बदल जाता है, इसे हम बोलते हैं परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। इसमें परिवर्तन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा आता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के जो रासायनिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, और भौतिक परिवर्तन में होता है जो पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। कैसे बदलते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थों के भौतिक गुण जैसे कि आकार हो गया, ज्यामिति हो गई, तापमान हो गया और दाब हो गया, ये सब अगर इनमें बदलाव आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ है। यानी भौतिक परिवर्तन में उसके पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं और रासायनिक गुणों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि हम जल को गर्म करते हैं, तो जैसे ही जल को गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे उबलना स्टार्ट होगा, और उबलना स्टार्ट होने के बाद में वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें जल है, जल एक द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, और इसको हम गर्म करने के बाद में वो कौन सी फॉर्म में चली जाती है? गैसीय फॉर्म में चली जाती है। मतलब लिक्विड से गैस अवस्था में चेंज हो रहा है। परंतु इसमें जल वाष्प है, जल वाष्प में भी H2O है, मतलब जल के अणु है, और लिक्विड में भी क्या है? जल के अणु है। इसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा, और इसके साथ साथ इसमें कोई अवस्था ही सिर्फ चेंज हो रही है। वो कौन सी अवस्था चेंज हो रही है? जो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो रही है। तो आप कह सकते हो कि कौन सा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन। यानी कि भौतिक गुण ही चेंज हुए हैं, इनके रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें पहला तो आप लिखोगे कि भौतिक गुणों में क्या होता है? भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। एक बात ये याद रखनी है आपको कि इसमें नए पदार्थ नहीं बनते। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया है कि जैसे जल को गर्म करते हैं, तो जल को गर्म करने के बाद में बर्फ लो आप, ठीक है ना। बर्फ को गर्म करते हैं तो जल का निर्माण होता है पिघलकर, और जल को गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? जल वाष्प का। यानी कि बर्फ एक ठोस अवस्था में है, ठोस से कौन सी अवस्था में चली गई? वो लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में चली गई, और द्रव अवस्था को अगर आपने गर्म किया तो द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में चली गई? गैसीय अवस्था में चली गई, ठीक है ना। तो इसमें अवस्थाएं तो चेंज हो रही है, परंतु ठोस अवस्था में बर्फ में भी जल के अणु है, और इसके बाद में ठोस अवस्था से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ तो लिक्विड फॉर्म में भी जल के अणु है, और गैस फॉर्म में जैसे जल वाष्प में भी क्या है? जल के अणु है। तो इसमें जल से जल के अणु है, तो इसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा, परंतु इसके भौतिक गुण क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो आप कह सकते हो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके बाद में तीसरी बात ये याद रखनी है आपको कि ये उत्कर्मणीय होते हैं। उत्कर्मणीय होते हैं। कहने का मतलब है, उत्कर्मणीय का मतलब है कि जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कोई पदार्थ बदलता है तो बदलने के बाद में वो पदार्थ वापस अभिक्रिया करके अपने मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि
ठोस अवस्था मैंने बताई बर्फ को मैंने पिघलाया, पिघलाने के बाद में किसका निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ। अब जल को अगर मैं वापस उसको शीत करूँगा, यानी उसको वापस ठंडा करूँगा, तो जल को वापस अपन क्या बना सकते हैं, बर्फ में बना सकते हैं। बर्फ को जल में परिवर्तित कर सकते हैं गर्म करके, और जल को ठंडा करके वापस बर्फ में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि वापस बदलने के बाद में वापस क्रिया करके वो अपनी मूल अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो इसमें इसमें आप क्या क्या याद रखोगे कि भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं, और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, और ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि वापस उसको बनाया जा सकता है मूल अवस्था में। ठीक है। अब एक उदाहरण है, यही मैं ठोस अवस्था से ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, एक उदाहरण याद रखिए आप, ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे ठोस अवस्था है, ठीक है। ठोस अवस्था में यहाँ पे ऐसे देखो आप, ठीक है, जैसे बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। इसके बाद में देखो, बर्फ को आपने गर्म किया, ये गर्म करने का प्रतीक होता है। ठीक है। बर्फ को गर्म किया तो क्या बना, जल बना। ठीक है। और जल को आपने गर्म किया तो क्या बना, जल वाष्प बनी। ये जल क्या है, द्रव अवस्था में है। जल वाष्प क्या है, गैसीय अवस्था में है। ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना आप कि ठोस, द्रव और गैस गर्म किया। ठीक है। अब आप अगर जल वाष्प को वापस ठंडा करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगी, जल का निर्माण होगा। ठीक है। और जल को वापस ठंडा करोगे तो क्या बनेगा, बर्फ का निर्माण होगा। ठीक है। देखो, बर्फ को गर्म किया, जल का निर्माण हुआ, जल को गर्म किया, जल वाष्प का निर्माण हुआ, और इसके बाद में जल वाष्प को वापस ठंडा किया तो जल का निर्माण हुआ, और जल को वापस ठंडा किया तो वापस किस में बन गई, बर्फ में बन गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर कोई पदार्थ बदलता है तो वापस उसको मूल अवस्था में लाया जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब कुछ ऐसे शब्द है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि बर्फ को जल में, यानी ठोस को द्रव में बदलने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी गलन। क्या आती है, सैगलन। ठीक है, सैगलन कहलाती है। ठीक है। और इसके बाद में देखो, द्रव को गैस में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में देखो, जल वाष्प को जल में कन्वर्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। ठीक है। और द्रव अवस्था को जब ठोस अवस्था में चेंज करते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, जमना। क्या बोलते हैं, जमना कहते हैं। ठीक है। पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, मैंने क्या कहा, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ठोस अवस्था को गर्म करोगे तो डायरेक्ट पहले द्रव अवस्था में चेंज होगा फिर ही गैसीय अवस्था में चेंज होगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कपूर, नेपथेलिन, जो क्या करते हैं, ठोस अवस्था से डायरेक्ट कौन सी अवस्था में चेंज होते हैं, गैस अवस्था में चेंज होते हैं। कौन से, एक तो कपूर हो गया, ठीक है, इसके बाद में एक नेपथेलिन हो गया। नेपथेलिन की गोलियां होती है, नेपथेलिन की गोलियां अगर इनको गर्म करते हो तो कपूर और नेपथेलिन ठोस अवस्था में पाया जाता है, परंतु गर्म करने के बाद में ये द्रव अवस्था में चेंज न होकर डायरेक्ट कौन सी गैस में होता है, कौन सी अवस्था में चेंज होता है, गैसीय अवस्था में चेंज होता है। ठीक है। तो ये विधि है ना, जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदलने की जो क्रिया है ना, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये सारा जो जितने भी मैंने बताए हैं शब्द वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप याद रखना कि अगर कोई पूछे कि बर्फ को जल में परिवर्तित करने की क्रिया, और जल को जलवाष्प में परिवर्तित करने की क्रिया, जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने की क्रिया, और जल को बर्फ में बदलने की क्रिया, ये जो क्रिया है ये कौन सा परिवर्तन है, तो आप कहोगे भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। और अगर ऐसे कहें कि बर्फ का सैगलन, जल का वाष्पीकरण, ठीक है, जल वाष्प का संघनन, या फिर जल का जमना, ठीक है, या फिर ठोस का गैस में परिवर्तित होना, ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे कौन से परिवर्तन होते हैं, ये सारे कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में देखो,
इसके बाद में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहले तो एक क्वेश्चन बताओ आप कि क्या सारे भौतिक परिवर्तन हैं, क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं क्या? मैंने क्या बताया, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब बदलने के बाद में वो पदार्थ है वो वापस अभिक्रिया करके अपनी मूल अवस्था में बदल सकता है। क्या सभी परिवर्तन हैं भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं क्या? ये आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या सभी परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं क्या? इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं? एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कागज को फाड़ना, अगर कागज को फाड़ा जाता है, पहले तो कागज की शीट है, ठीक है, शीट है, इसको फाड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इसके, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। तो इसका मतलब आकार में तो बदलाव आ गया है इसका। ये बड़ी शीट थी और इसके फाड़ने के बाद में छोटे छोटे आकार के कागज के टुकड़े बन गए, तो आकार में तो बदलाव आया है। आकार में बदलाव आया है तो आप कहोगे कि भौतिक गुणों में बदलाव आया है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। क्या इन टुकड़ों से वापस बड़ी शीट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ठीक है ना। वापस सेम की सेम शीट नहीं बना सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह उत्क्रमणीय नहीं है, यह उत्क्रमणीय नहीं है, परंतु कर्मणीय नहीं है, परंतु कौन सा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कहोगे कि नहीं, सभी भौतिक परिवर्तन हैं वो उत्क्रमणीय नहीं होते। क्योंकि जैसे कि कागज को फाड़ना, अगर कागज को फाड़ते हैं तो उसकी ज्यामिति और आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, परंतु उन टुकड़ों से वापस कागज की शीट को नहीं बनाया जा सकता। इसलिए सभी भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय नहीं होते, ठीक है। इतनी आपको बातें याद रखनी है इसमें, ठीक है। अब देखो आगे आता है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन में आप क्या देखोगे कि भौतिक परिवर्तन में तो भौतिक गुणों में क्या हुआ था, परिवर्तन हुआ था, ठीक है ना, भौतिक गुणों में बदलाव हुआ था। इसमें रासायनिक गुण बदलते हैं, ठीक है ना, रासायनिक गुण बदलते हैं। और इसके बाद में भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा था और रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक ना। इतना है इसमें याद रखना है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। वो कैसे होता है वो उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, एक बार थोड़ा समझो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है और ये उत्क्रमणीय नहीं होते। कहने का मतलब है अगर कोई पदार्थ है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है तो वह पुनः अभिक्रिया करके मूल अवस्था में नहीं बदल सकता, अपना मूल रूप नहीं ले सकता, ठीक है ना, उत्क्रमणीय नहीं होते। अब देखो आगे, इसमें मैं एक उदाहरण लूं, जैसे दूध को मैंने जमाया तो क्या बना? दही बना। दूध के जमने से क्या बनता है? दही बनता है, ठीक है। अब देखो, दूध है, दूध में रासायनिक गुण कैसे चेंज हो गए कि जैसे ही दूध है, दूध में छाछ डालते हैं आप, तो छाछ डालने के बाद में इसमें देखो किस में चेंज हो गया? बिल्कुल नए पदार्थ के रूप में चेंज हो गया। मतलब दूध एक नया पदार्थ था, दूसरा पदार्थ था, और दही एक इससे क्या है? बिल्कुल अलग, बिल्कुल रासायनिक गुणों वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि दूध से नए पदार्थ का निर्माण हुआ है दही का, ठीक है ना। क्या दही से, एक बात तो ये बात जान लेना आपने कि दूध से नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसका मतलब नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद में आप ये देखो, क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या? मतलब चेंज होने के बाद में क्या अपने मूल रूप में ये दही वापस अपने मूल रूप में आ सकता है क्या? दूध में नहीं आ सकता ना। इसका मतलब ये क्या है? उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। जैसे दूध का जमना, ठीक है ना, दूध के जमने से दही का निर्माण होता है, दही को वापस दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो रासायनिक परिवर्तन में है, मैं आपको बताऊंगा। पहला तो यही लिख लो आप, दूध का जमना, ठीक है। ये आपके 10th क्लास की जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें अपने बुक में दे रखा है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा है फलों का पकना, ये एक प्रकार से क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तीसरा है आपका कागज का
जलना। जैसे कागज जलता है तो क्या बनती है? राख। बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जब राख को अगर वापस बनाएंगे कागज में, जब परिवर्तित हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब ये उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है ना, कागज का जलना। इसके बाद में लोहे पर जंग लगना। जानते हो लोहे पर जंग लगना है, ये कैसे जंग लगता है? मैं आपको बताता हूँ कि लोहे के जो पार्ट होते हैं या लोहे के जो सामान वस्तुएं होती है, लोहे की वस्तुओं पर जब नमी या जल वाष्प की कुछ बूंदें उस पर पड़ती है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो लोहा है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा पानी की उपस्थिति में क्या बनाता है? लोहा जंग बनाता है, ठीक है ना। एक भूरे भूरे कलर की परत चढ़ जाती है, ठीक है। याद रखना लोहा एक ऐसी वस्तु है, लोहा जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, ये ऐसी वस्तुएं होती है जो एकदम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ना ही एकदम गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करती। ये क्या करती है? जल वाष्प होती है ना, जल वाष्प, गैसीय अवस्था में पानी होता है, उसके साथ क्या करती है? ये अभिक्रिया करती है। जैसे वायुमंडल में नमी, वायुमंडल में नमी है, ये लोहे के साथ क्रिया करके और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाती है? जंग का निर्माण करता है, जो एकदम बिल्कुल भूरे रंग का होता है। तो एक प्रकार से क्या है? नया पदार्थ है। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है? एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। इसके बाद में मोमबत्ती का जलना, ठीक है ना। मोमबत्ती जलती है तो देखना, वो मोमबत्ती के ऊपर हाथ लगा के देखना, आप हाथ के नीचे कार्बन सा आ जाएगा, ठीक है ना। तो कार्बन, काले रंग का जो कार्बन है जम जाता है, एक प्रकार से नया पदार्थ है। तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार से क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना मोमबत्ती का जलना अलग होता है, पिघलना अलग होता है, ठीक है ना। पिघलना अलग होता है। ये पिघलना है तो मोमबत्ती जब पिघलेगी तो वापस उसको मोमबत्ती बना सकते हैं, एक प्रकार से वो क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जो पिघलना है वो किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा, ठीक है ना। और मोमबत्ती का जलना है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। छठा है अंगूर का किण्वन। किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन किसे कहते हैं? देखो किण्वन की खोज है वो लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। जैसे चीनी का अल्कोहल में परिवर्तन, ठीक है। जब कोई जो शर्करा होती है उसको अल्कोहल में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। जैसे अंगूर से अनेक पेय पदार्थ, मादक पदार्थों का निर्माण होता है, जो बिल्कुल क्या है? नया पदार्थ है। तो आप कह सकते हो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। इसके बाद में सातवां आप कह सकते हो पाचन। शरीर में पाचन की प्रक्रिया, शरीर में पाचन की प्रक्रिया, जो हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें जितनी भी पाचन की प्रक्रिया होती है वो सारा का सारा क्या है? एक प्रकार से रासायनिक जैविक क्रियाएं होती है। तो एक प्रकार से नए पदार्थों का, बड़े पदार्थ है उसको तोड़ के वो नए पदार्थों में बदलती है, पोषक पदार्थों में बदलती है। तो आप कह सकते हो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। तो शरीर में पाचन हो गया। तो ये देखो सारे के जितने भी आपको उदाहरण लिखाए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे दूध का जमना, ठीक है ना, फलों का पकना, कागज का जलना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, अंगूर का किण्वन और शरीर में पाचन, ठीक है। तो आपका हो गया है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। इसमें एक उदाहरण और भी है, ठीक है ना, वो हम इसमें एक उदाहरण और भी है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें देखो एक उदाहरण ये भी आता है कि मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, इसके बाद में कौन सी ज्वाला के साथ ये जलता है, और ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, एक अलग से टॉपिक करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कल आपके जो ये टॉपिक है वो हम अच्छे से समझेंगे, मैग्नीशियम वाला। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।